अच्छा जी, तो अब लास्ट क्लास से हम अपना कंटिन्यू करते हैं। मटेरियल का चैप्टर, ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमने मटेरियल का चैप्टर जो है आपके साथ डील किया था, इसमें जो हमारा टॉपिक नंबर 2 चल रहा था स्टॉक कंट्रोल का, ठीक है। तो स्टॉक कंट्रोल के टॉपिक में आपको अभी तक 7 चीजें आ चुकी हैं। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक, और हमने लास्ट क्लास में आपको 2 और चीजें सिखाई, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो लेफ्ट साइड पे 5 चीजें लिखी है ना, इसकी तो काफी प्रैक्टिस कर चुके थे। तरह टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट पे बात करनी है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने कहा सी नॉट जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की है। अगर आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द होल ईयर निकालनी ना, तो सी नॉट को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स से, ठीक है। और जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट है ना, वो है सी एच, होल्डिंग कॉस्ट एक यूनिट की, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? एवरेज स्टॉक से, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने आपको बताया, हम निकालते हैं एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू, और एवरेज स्टॉक है सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक प्लस हाफ प्री ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसे ही है भाई, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी अगर दिखाई जाए मजीद, कि आपसे कोई कहे भाई डिमांड है 7500 kgs पर हाफ ईयर। डिमांड कितनी है बेटा? 7500 kgs पर हाफ ईयर। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10 पर ऑर्डर, और होल्डिंग कॉस्ट है 0.1 पर यूनिट पर मंथ। आपसे रिक्वायरमेंट कही जाती है कि जरा आप टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालो, ठीक है। तो अब आप ये बात जानते हो कि अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछता है और टोटल होल्डिंग कॉस्ट पूछता है, तो हमें पता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सी नॉट इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सी एच इंटू एवरेज स्टॉक, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम निकालते हैं एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट है सी एच इंटू एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक है सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो तुम्हें जो है ना वो ये बात पता है कि ये दोनों चीजें निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले में ईओक्यू रिक्वायर्ड है ना, पहले आपको ईओक्यू निकालना पड़ेगा। निकाला आपने ईओक्यू फॉर्मूले से, 2 कांस्टेंट है, सी नॉट कितना है बेटा? 10। एनुअल डिमांड देखो 15,000 होगी, क्योंकि 7500 तो हाफ ईयर की है ना, एनुअल 15,000। सी एच 0.1 पर यूनिट पर मंथ है, तो पर एनम की क्या हो जाएगी? 1.2, ठीक है। तो इससे इसका आंसर बनेगा 500। सी एच 1.2 बनेगा, तो आंसर बन जाएगा कितना? 500। बेटा ईओक्यू 500 आ गया ना, दैट मींस हाउ मच टू ऑर्डर? 500। अब आप आराम से टीओसी टीएचसी निकाल सकते हो। टीओसी है सी नॉट 10, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है एनुअल डिमांड 15,000 ओवर ईओक्यू हाउ मच टू ऑर्डर? 500, 300। टोटल होल्डिंग कॉस्ट है सी एच 1.2 है,
एवरेज स्टॉक होता है सेफ्टी या बफर स्टॉक जो नहीं दिया हुआ, प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी मींस हाफ 500। और मैंने कहा था दोनों क्या आएंगे बेटा, सेम आएंगे। ठीक है, तो एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो गई है टोटल ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट की तरह। कॉपी कर लीजिए इनको, फिर मैं बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ।
अच्छा, अब मैं तुम्हें ना एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को जरा गौर से समझना ताकि तुम इसमें आगे चीजों को जो है वो सुकून से कर सको। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो जरा, जो हम हैंड आउट कर रहे थे ना, उसका क्वेश्चन नंबर 13 निकालो जरा। हैंड आउट जो कर रहे थे ना लास्ट क्लास में, उसका क्वेश्चन 13 निकालो जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा था कि यार एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, एट द मोमेंट रीऑर्डर क्वांटिटी है 1000 यूनिट्स। एट द मोमेंट रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है बेटा? 1000 यूनिट्स। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, डिमांड सब दी हुई थी, और वो पूछ ही रहा था आपसे कि आप जरा ऑप्टिमल रीऑर्डर क्वांटिटी मांगे। ठीक है, क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन थी बेटा, तो कितनी थी रीऑर्डर क्वांटिटी? 1000 यूनिट्स। और वो कह रहा था ऑप्टिमल रीऑर्डर क्वांटिटी दें, तो मैंने कहा ऑप्टिमल होती है बेस्ट, और बेस्ट वो होती है जो आपको फॉर्मूला पता है। तो आपने फॉर्मूले से बेस्ट निकाली 2C0T अपॉन CH से, तो वाई 500। ठीक है जी, ये हमने अपना सवाल किया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 13। मुझे इससे तरह अपनी बात को कंटिन्यू करना है कि रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई थी 1000, मांग ऑप्टिमल बेस्ट रहा था। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्या बात है, दी हुई भी है मांग भी रहा है। तो मैंने कहा नहीं, देखो क्वेश्चन में दी हुई रीऑर्डर क्वांटिटी है, वो मांग बेस्ट रीऑर्डर क्वांटिटी रहा है, तो बेस्ट वो होती है जो आपको कौन बताए? फॉर्मूला बताए। बेस्ट वो होती है जो आपको कौन बताए बेटा? फॉर्मूला बताए। ठीक है, अच्छा अब बच्चों ने ना टेम्पोररीली मेरी बात मान तो ली, बच्चों ने टेम्पोररीली मेरी बात मान तो ली कि हाँ यार सर कह रहे हैं तो ठीक है कि क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है, सही है ना, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यार आप जरा बेस्ट रीऑर्डर क्वांटिटी बताओ। तो बेस्ट वो है, सर ने कहा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से बेस्ट निकाली। ठीक है, आइंदा के लिए बच्चे ने रट्टा भी मार लिया कि जब भी सवाल में रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई और बेस्ट मांगे तो बेस्ट फॉर्मूले से पता लगेगा। लेकिन एक सोचने की बात है यार, इस फॉर्मूले में ऐसी क्या खास बात है कि हमारा टीचर बोल रहा है कि यार इससे निकाली गई क्वांटिटी बेस्ट है। क्वेश्चन में हालांकि रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई थी, कितनी दी हुई थी बेटा? 1000। ऑप्टिमल या बेस्ट पूछ रहा है, तो मैंने तुमसे कहा याद कर लो, बेस्ट हमेशा वो होती है जो कौन बताए? फॉर्मूला बताए। तो बच्चों ने बोला कि सर एक बात समझ नहीं आ रही कि क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है, वो बेस्ट मांग रहा है, आप कह रहे हैं बेस्ट फॉर्मूला है बताए, तो ठीक है हम रट लेते हैं कि बेस्ट वो है जो कौन बताए? फॉर्मूला बताए। भाई इस फॉर्मूले में ऐसी क्या खास बात है कि इसके थ्रू निकाली गई रीऑर्डर क्वांटिटी बेस्ट होगी? फॉर्मूले में ऐसी क्या खास बात है कि इसके थ्रू निकाली गई रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी? बेस्ट होगी। अब ये कॉन्सेप्ट है, जरा गौर से सुनना कि क्यों फॉर्मूले के थ्रू निकाली गई रीऑर्डर क्वांटिटी को हम लोग बेस्ट मानते हैं। क्यों फॉर्मूले के थ्रू रीऑर्डर क्वांटिटी जो निकाली गई उसको हम क्या मानते हैं? बेस्ट मानते हैं। अब सुनना, देखो एक बात याद रखो, जब भी आप ऑर्डर साइज को बढ़ाते हो ना, जब भी आप ऑर्डर साइज को बढ़ाते हो, सर ऑर्डर साइज बढ़ाने का क्या मतलब है? 100 मंगवाते थे, अब 200 मंगवाने शुरू कर दिए। ऑर्डर साइज को जब भी बढ़ाते हैं ना, 100 मंगवाने थे, 200 मंगवाने शुरू कर दिए। बेटा ऑर्डर साइज बढ़ाते हैं ना तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। ऑर्डर साइज जब भी बढ़ाते हैं ना, 100 के बजाय 200 मंगवाना शुरू कर देते, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। सर प्रूफ कर दे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू। बेटा अगर एनुअल डिमांड 1000 है और ईओक्यू 200 है, तो कितने ऑर्डर होंगे? 5।
एनुअल डिमांड 1000 है और ईओक्यू 200 है, तो 5 ऑर्डर होंगे। ठीक है, लेट सपोज आप ऑर्डर साइज बढ़ा देते हो, एनुअल डिमांड 1000 है, ऑर्डर साइज बढ़ा देते हो 250 कर देते हो, क्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 हो जाएंगे? तो देखो ऑर्डर साइज बढ़ती है ना तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे ना तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हुए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो गई। ठीक है, लेकिन पहले आप 200 मंगवाते थे तो रखने 200 पड़ते थे, अब 250 मंगवा रहे हो तो रखने 250 पड़ेंगे, आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब भी आप अपनी ऑर्डर साइज बढ़ाओगे ना बेटा, ऑर्डर साइज बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे ना आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। जाहिर है ऑर्डर्स कम हुए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम, लेकिन अब ज्यादा मंगवाओगे ना तो रखने ज्यादा पड़ेंगे, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा लेट सपोज कंपनी ने जज्बात में आके पता है क्या किया, अपनी ऑर्डर साइज को बढ़ा दिया, सॉरी ऑर्डर साइज को कम कर दिया। कि पहले 200 मंगवाती थी अब 100 मंगवाना शुरू कर दी। बेटा ऑर्डर साइज कम करेंगे ना तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, ऑर्डर साइज कम करेंगे ना तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। सर क्या मतलब है इसका? बेटा लेट सपोज एनुअल डिमांड 1000 है और ईओक्यू है 500, तो आपको 2 ऑर्डर करने पड़े। अगर ऑर्डर साइज कम कर दोगे, 200 कर दोगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। ऑर्डर साइज कम होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे ना तो कंपनी की ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जाहिर है नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़े, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन अब आपने ऑर्डर साइज गिरा दिए, कम मंगवा रहे हो, तो रखने भी कम पड़ेंगे, आपकी होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अपनी ऑर्डर साइज बढ़ाओगे, लेफ्ट साइड पे देखो, ऑर्डर साइज बढ़ाओगे 200 के बजाय 250 मंगवाओगे, जाहिर है कल की बात है, ज्यादा मंगवाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगी, लेकिन ऑर्डर साइज बढ़ाई थी ना, ज्यादा मंगवाए थे ना, तो ऑर्डर्स कम होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। ज्यादा मंगवाऊंगा तो रखने ज्यादा पड़ेंगे, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा लेट सपोज कंपनी ने परेशान होकर ना ऑर्डर साइज को गिरा दिया, पहले 200 मंगवाती थी अब 100 मंगवाए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ गए, इससे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ी, लेकिन अब कम मंगवाए, कम रखने पड़े, होल्डिंग कॉस्ट कम हो गई। ठीक है, अच्छा आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर क्वांटिटी सेट करोगे ना, मर्जी से, फॉर्मूला नहीं लगाओगे, मर्जी से कोई भी ऑर्डर क्वांटिटी सेट करोगे कि भाई मैं तो यार 1000 मंगवा रहा हूँ, मैं तो 200 मंगवा रहा हूँ, मैं तो 500 मंगवा रहा हूँ, मैं मर्जी चला रहा हूँ अपनी, मैं फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा, मर्जी से मंगवाऊंगा। बेटा आप मर्जी से कभी भी अपने ऑर्डर क्वांटिटी करोगे ना, मर्जी से ऑर्डर क्वांटिटी कितना ऑर्डर करना है, उस पर मसला ये आएगा कि या तो होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी, या ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, होल्डिंग कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू निकाली गई रीऑर्डर क्वांटिटी जो होती है ना, वो बेस्ट क्यों है, ऑप्टिमल क्यों है? फॉर्मूले के थ्रू निकाली गई ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि उस पर कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं होता, उस पे होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम आती है। फॉर्मूले के थ्रू निकाली गई क्वांटिटी बेस्ट क्यों है? क्योंकि उस पर कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं होता, होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम आती है, इसलिए हम फॉर्मूले के थ्रू निकाली गई रीऑर्डर क्वांटिटी को क्या मानते हैं? बेस्ट मानते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉपी करो, फिर एक बार और रिपीट करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से मसला शुरू हुआ, रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन थी, बेस्ट मांगी, मैंने कहा रट लोकल के बेस्ट हुआ जो फॉर्मूला बताया। आपके जहन में जाएगा भाई क्यों फॉर्मूला बेस्ट क्यों है भाई, तो मैंने कहा अपनी मर्जी से ऑर्डर साइज बढ़ा देंगे ना, 100 के बजाय 200 मंगवाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर हम ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी ना, आप अगर ज्यादा मंगवाओगे तो रखने ज्यादा पड़ेंगे, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप ऑर्डर साइज कम कर दो, 200 के बजाय 100 मंगवाओ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, इससे ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन अब जाहिर सी बात है ऑर्डर साइज गिराइए तो आपको रखने भी कम पड़ेंगे, होल्डिंग कॉस्ट कम होगी। मर्जी से बंदा रीऑर्डर क्वांटिटी सेट करेगा ना, फॉर्मूला नहीं लगाएगा, बोलेगा यार मैं तो 500 मंगवा रहा हूँ, मैं तो 800 मंगवा रहा हूँ, मैं तो 1000 मंगवा रहा हूँ, उस पर मसला आएगा ही आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा, होल्डिंग कॉस्ट कम, होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। ईओक्यू के फॉर्मूले से निकाली गई क्वांटिटी को हम बेस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि उस पर कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं होता, होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम आती है। और ये बात मैं तुम्हें कई बार प्रूफ भी कर चुका हूँ 2 सवालात में कि ईओक्यू पे होल्डिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम आती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लो, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो, वैसे मैं इसको एक बार और भी रिपीट करूंगा तुम्हारे सामने।
अच्छा जी, तो मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 13 में रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन थी ना, वो बेस्ट मांग रहे हैं। तो बेस्ट वो है जो फॉर्मूला बताए, और फॉर्मूला बेस्ट क्यों है? क्योंकि उस पे कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं होता, दोनों बराबर होती हैं। वरना अगर मर्जी से हम सेट करेंगे ना, तो या तो उस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा, होल्डिंग कॉस्ट कम, या होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आ रही होगी। फॉर्मूला इसलिए बेस्ट है क्योंकि उस पर दोनों बराबर। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करें, और फिर मैं कुछ मजीद चीजें भी लिखूंगा, वो भी आप करें प्लीज। कोई सवाल है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो पूछ लें।
अच्छा, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इसमें आपको टोटल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है, तो जाहिर है इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ा होगा, ईओ क्यू 2 सी नॉट डी अपॉन सी एच। ठीक है, सी नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है कितना 20, एनुअल डिमांड कितनी है बेटा 4800, और होल्डिंग कॉस्ट पर 1 यूनिट हाफ ईयर की दी हुई है, तो पर एनम 1.2 हो जाएगी। ठीक है, ईओ क्यू 400 बनेगा, और अब आप टोटल होल्डिंग कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो, सी नॉट 20 नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए एनुअल डिमांड ओवर ईओ क्यू 240, टोटल होल्डिंग कॉस्ट के लिए सी एच 1.2 एवरेज स्टॉक ईओ क्यू का हाफ 240। 240 आंसर है। कोई सवाल है तो पूछ लो, बराबर वाली चीज कॉपी कर लो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा देखो, अब तुमने 7 चीजें सीख ली अच्छी तरीके से, जरा सुन लो बेटा। रीऑर्डर लेवल सीख लिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी सीख लिया है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक, और ये तुमने 2 और चीजें निकालना सीख ली हैं, टोटल होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब एक 8वीं और आखिरी चीज क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता है, 8वीं और आखिरी चीज, कि जरा टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकालो, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकालो। ठीक है, ये जरा सुन लो, इसके सवाल तुम्हें खुद करने होंगे। देखो पहली बार टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक बताती क्या है, हाउ मच कॉस्ट कंपनी इज इनकरिंग ऑन इट स्टॉक्स फॉर होल ईयर। बेटा ये टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक है ना, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक है ना, तो बेसिकली ये बताती है पूरे साल में एनुअली कंपनी कितनी कॉस्ट बेयर कर रही है स्टॉक्स पे। टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक बताती है पूरे साल में कंपनी कितनी कॉस्ट बेयर कर रही है स्टॉक्स पे, पूरे साल में एनुअली कंपनी स्टॉक्स पे कितनी कॉस्ट बेयर कर रही है। देखो अब एक कॉमन बिलीफ ये है कि अगर मैं ये स्टॉक रख रहा हूं ना, अपने पास ये स्टॉक रख रहा हूं, तो पूरे साल में इसको रखने की वजह से मुझे 3 किस्म की कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। अगर ये मैं स्टॉक अपने पास रख रहा हूं ना, तो पूरे साल में इसको रखने की वजह से मुझे 3 किस्म की कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है। नंबर 1 इसको खरीदने की कॉस्ट, जैसे हम क्या नाम देते हैं, परचेस कॉस्ट। नंबर 2 इसे मंगवाने की कॉस्ट, जैसे हम क्या नाम देते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और नंबर 3 इसको रखने की कॉस्ट, जैसे हम क्या नाम देते हैं, होल्डिंग कॉस्ट। बेटा अब आप कोई चौथी कॉस्ट मुझे ढूंढ के दे ही नहीं सकते। आपने अपने घर में कुछ सामान स्टोर करके रखा हुआ है, बेटा उस पर साल भर में क्या कॉस्ट आएंगी, 3 किस्म की, खरीदने की परचेस, मंगवाने की ऑर्डरिंग, रखने की ऑर्डरिंग। तो पूरे साल में स्टॉक पे 3 किस्म की कॉस्ट आएंगी, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। जब भी कभी टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकालनी हो ना, तो आप 3 चीजों को मिलाइएगा, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा इसमें होल्डिंग कॉस्ट आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको आती है निकालनी, सी एच इंटू एवरेज स्टॉक। बेटा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सी नॉट इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर, सीख चुके हो कई बार। बस टोटल परचेस कॉस्ट नहीं है, मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया, परचेस प्राइस पर यूनिट इंटू एनुअल डिमांड। जब भी क्वेश्चन ये पूछे ना टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकालो, आपने इन 3 चीजों को मिलाना है, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं जरा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें प्लीज।
ये 4 सवाल करिए प्लीज आप लोग।
अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें इस बार आप रिक्वायरमेंट देख रहे हैं टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक की है, तो आपको तीन चीजों को मिलाना पड़ेगा, टोटल परचेस कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, इन तीनों को मिलाएंगे तो टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आ जाएगी। ठीक है, तो पहले टोटल परचेस कॉस्ट निकालते हैं, परचेस प्राइस पर यूनिट इनटू एनुअल डिमांड। तो आप देख लें परचेस प्राइस पर यूनिट इसमें कितनी है, 12, और एनुअल डिमांड कितनी है, 15,000। 1,80,000 हो गया। ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है सी नॉट इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल होल्डिंग कॉस्ट है सी एच इंटू एवरेज स्टॉक। लेकिन आपको पता है इनके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ईओक्यू। ईओक्यू 500 आएगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो तो वो है सी नॉट 10 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड 15,000 ओवर ईओक्यू 500, 300। टोटल होल्डिंग कॉस्ट है सी एच 1.2, एवरेज स्टॉक है सेफ्टी बफर स्टॉक 0 प्लस हाफ ईओक्यू 300, 180600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई परेशानी है पूछ लें। टू ने भी आपसे मांगी टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक की है, तो परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक की मांगी है तो आप टोटल परचेस कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट से मिला के लाओगे। ठीक है, परचेस कॉस्ट है परचेस प्राइस पर यूनिट 8 इंटू एनुअल डिमांड 2400 यूनिट है, 19,200। बस ये आपको नई चीज सिखाई थी, परचेस प्राइस पर यूनिट 8, एनुअल डिमांड 2400। ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट, सी नॉट कितना है बेटा, 20, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए एनुअल डिमांड 2400 ओवर ईओक्यू 400 आया। ठीक है, 120, होल्डिंग कॉस्ट सी एच 0.6, एवरेज स्टॉक हाफ ईओक्यू 120, 19,440। ठीक है, इन दोनों सवालात में कोई से तो पूछ लें, फिर मैं जरा आगे वाले सवालात पे जाता हूँ।
अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे। देखिए थोड़े से चांसेस हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर अच्छा, थोड़े से चांसेस हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने गलत किया हो, क्योंकि मुझे आपको इसका जरा तरीकेकार समझाना है। आपने तरीकेकार समझ लिया फिर तो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं आपको 5 मिनट दे दूंगा, वो कर लीजिएगा जरा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन पहले समझें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईओक्यू एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट। कह रहा है बताएं ईओक्यू पे और टोटल होल्डिंग कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑफ अ डिक्रीज इन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कम होने का। बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सी नॉट होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सी नॉट होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईओक्यू एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ईओक्यू और टोटल होल्डिंग कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑफ अ डिक्रीज इन सी नॉट। सी नॉट अगर कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझने के लिए कि क्या इम्पैक्ट आएगा उस पे ईओक्यू पे और टोटल होल्डिंग कॉस्ट पे ऑफ अ डिक्रीज इन सी नॉट। सी नॉट अगर कम हो जाता है तो ईओक्यू पे और टोटल होल्डिंग कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बेटा अब तुम सब ईओक्यू का फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। 2C0 ये कौन सी है? देखो इस फॉर्मूले में नजर क्या आ रहा है। सी नॉट ईओक्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। देखो जो चीज न्यूमरेटर में आ रही होती है ना वो सामने होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो चीज डिनोमिनेटर में आ रही होती है ना वो सामने नहीं होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये बताओ सी नॉट ईओक्यू के सामने आ रहे हैं या डिनोमिनेटर में आ रहे हैं? सामने आ रहे हैं। तो सी नॉट ईओक्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा सिंपली since C naught is directly proportional to EOQ, अगर C naught गिरेगा ना तो EOQ भी गिर जाएगा।
तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईओक्यू ऑफ अ डिक्रीज इन सी नॉट? बेटा अगर सी नॉट गिरेगा ना तो ईओक्यू गिर जाएगा, क्योंकि सी नॉट ईओक्यू के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईओक्यू एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन सी नॉट? सी नॉट गिरेगा तो ईओक्यू गिरेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब ये कह रहा था व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईओक्यू एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट टीएचसी ऑफ अ डिक्रीज इन सी नॉट। बेटा ये बताओ टीएचसी का क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक क्या होता है? सेफ्टी या बफर स्टॉक प्लस हाफ ईओक्यू। बेटा क्या फर्क पड़ेगा टीएचसी पे ऑफ अ डिक्रीज इन सी नॉट? बेटा एक बात बताओ, जब सी नॉट गिरेगा तो क्या ईओक्यू गिर जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, ईओक्यू गिरेगा तो आपको नहीं लगता आपका एवरेज स्टॉक भी गिर जाएगा? क्योंकि ईओक्यू गिरेगा तो हाफ ईओक्यू एवरेज स्टॉक भी गिरेगा। और बेटा एवरेज स्टॉक गिरेगा तो आपकी टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, क्योंकि टोटल होल्डिंग कॉस्ट है सी एच इंटू एवरेज स्टॉक। अगर एवरेज स्टॉक गिरेगा तो आपकी टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईओक्यू एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन सीएच? ईओक्यू पर टोटल होल्डिंग कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिक्रीज इन सीएच का? बेटा ईओक्यू गिरेगा तो आपके पास सी नॉट गिरेगा तो ईओक्यू गिरेगा, ईओक्यू गिरेगा तो जाहिर है एवरेज स्टॉक गिरेगा, और एवरेज स्टॉक गिरा तो होल्डिंग कॉस्ट गिर जाएगी। यानी कि सी नॉट गिरने से दोनों पे इंपैक्ट लोअर आ रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन था व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईओक्यू एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन सी नॉट? सी नॉट गिरा, ईओक्यू गिरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईओक्यू गिरा तो एवरेज स्टॉक गिरा, और एवरेज स्टॉक गिरा तो होल्डिंग कॉस्ट भी गिर गई, दोनों लोअर है। करेक्ट आंसर इसका सी है। इसको कॉपी कर लें और इसी स्ट्रेटेजी पे जरा फोर्थ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें। कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज।
अगला सवाल है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईओक्यू एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब पूछ रहे ईओक्यू पे और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑफ एन इंक्रीजिंग होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या आप जानते हो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को हम शॉर्ट फॉर्म में सीएच लिख सकते हैं। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है वो सीएच होता है, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ईओक्यू एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ एन इंक्रीज इन होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सीएच होता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ईओक्यू पे और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सीएच के बढ़ने का। बेटा आप तुम जानते हो ईओक्यू का फॉर्मूला है, क्या लग रहा है सी एच सामने आ रहा है डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है सी एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईओक्यू, सामने नहीं आ रहा सी नॉट की तरह, डिनोमिनेटर में आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सी एच बढ़ता है ईओक्यू कम हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल में सी एच बढ़ेगा ईओक्यू कम हो जाएगा, ईओक्यू लोअर है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। बेटा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सी नॉट इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू। बताओ जरा अगर सी एच बढ़ा तो प्रूव हो चुका है ईओक्यू गिर जाएगा। बेटा जब ईओक्यू गिरेगा ना तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे ना तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। हेंस इसका करेक्ट आंसर होगा लोअर हायर। रिपीट, सी एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईओक्यू है, सामने नहीं आ रहा ईओक्यू के फॉर्मूले में, सी एच बढ़ने से ईओक्यू कम हो जाएगा। बेटा ईओक्यू कम होगा तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर की वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ ले प्लीज। ईओक्यू कम हुआ ना, दैट मीन्स आपकी ऑर्डर क्वांटिटी 500 के बजाय 400 हो गई या 300 हो गई। तो बेटा ऑर्डर क्वांटिटी कम होगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाने पड़ेंगे ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी।
अच्छा, अब एक लास्ट इशू मैं आपके साथ डील कर रहा हूं। ये एग्जामिनेबल तो नहीं है टॉपिक, लेकिन एक जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो EOQ फॉर्मूला आपने पढ़ा है √2C0D/CH डिराइव कैसे हुआ। ठीक है, जो फॉर्मूला है ना 2C0D/CH डिराइव कैसे हुआ। ठीक है, बस ये सुन लो, एग्जामिनेबल नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ताकि तुम्हारा ये मटेरियल का चैप्टर एंड हो, तुम अब आराम से इसकी जो है वो स्टडी टेक्स्ट भी रीड कर सकते हो और किट भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, EOQ का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ √2C0D/CH। देखो, EOQ पे एक खास कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। EOQ पे एक खास कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, THC बराबर था TOC के, राइट। EOQ पे एक खास कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, वो खास कंडीशन क्या थी? THC बराबर था TOC के। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ THC का हमने आपको फॉर्मूला क्या सिखाया? तोड़ो इसको। इक्वल्स TOC का फॉर्मूला भी तोड़ दो, क्या सिखाया? C0 इंटू। ठीक है, EOQ का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है? मैंने कहा पहली बात, EOQ पे कंडीशन क्या होती है? क्या तुमने सीख लिया? THC TOC हमेशा बराबर आता है, यस। इनको तोड़ा, THC को तोड़ दिया फॉर्मूले में CH इंटू एवरेज स्टॉक, और TOC को तोड़ दिया C0 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक होता है हाफ EOQ। सर हमने तो पढ़ा है सेफ्टी स्टॉक प्लस हाफ EOQ, अज्यूमिंग कंपनी सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रही, अज्यूमिंग कंपनी सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रही, तो सेफ्टी स्टॉक 0 प्लस हाफ EOQ, एवरेज स्टॉक हाफ EOQ होता है, इक्वल्स टू C0 इंटू। बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? एनुअल डिमांड ओवर। मैं कुछ नहीं कर रहा, फॉर्मूलास को तोड़े जा रहा हूं। ठीक है, EOQ डिराइव कैसे हो रहा है बेटा? EOQ पे खास कंडीशन एग्जिस्ट करती है, THC TOC के क्या होता है? बराबर। सही है, अच्छा THC TOC के बराबर होता है, THC इक्वल्स TOC। सही है, अच्छा THC को मैंने तोड़ दिया CH इंटू एवरेज स्टॉक में, और TOC को ब्रेक कर दिया C0 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स में। अच्छा CH इंटू एवरेज स्टॉक होता है हाफ EOQ, और C0 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर होता है एनुअल डिमांड ओवर EOQ। अच्छा अब जरा देखना, इनको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ बेटा, मैं इस EOQ को है ना उठा के इधर ले आ रहा हूँ इस तरफ, इक्वल टू उस तरफ, तो ये हो जाएगा CH इंटू EOQ स्क्वायर। जब ये EOQ को मैं इधर ले आऊंगा, इक्वल टू के डिवाइड हो रहा था ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो CH इंटू EOQ स्क्वायर। अच्छा 2 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? सही है जी, ये अब तो मैं क्लियर हो रही होगी। CH इंटू EOQ स्क्वायर और इक्वल्स टू 2C0D। फर्दर EOQ स्क्वायर इक्वल्स टू 2C0D अपॉन CH। CH को नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया। अब बेटा बताओ ये स्क्वायर कैसे खत्म होगा? EOQ स्क्वायर, तो इसके लिए आपको दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? रूट, रूट से ये खत्म हो जाएगा, फाइनली EOQ बचेगा √2C0D अपॉन। सिर्फ नॉलेज के लिए लिख लो कि यार ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। ठीक है, बाकी हम क्लास आपकी खत्म कर रहे हैं। सही है, किताब आप अटेंड कर लीजिएगा, मटेरियल खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में अब हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।